हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसका लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। उन विधियों में हम लोग मोललता तक पहुंच गए थे। मोललता मोलरता में संबंध भी देख लिया था। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है, आज के हम पढ़ेंगे कहानी क्या बेटा, मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन की कहानी। ये मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज होता क्या है, इसकी कहानी को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही बढ़िया सी कहानी है। आप ध्यान देंगे तो आपको मजा आएगा काफी। ठीक है, तो किसी भी विलयन में आपको पता है कि दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन बनता है। मतलब विलयन में कुछ भाग विलेय का होता है, कुछ भाग विलायक का होता है। तो यही ज्ञात करते हैं मोल के रूप में कि भाई विलयन में कितने मोल विलेय के हैं और कितने मोल विलायक के हैं। तो मोल के अंश के रूप में उसको निकालते हैं। जैसे अंश क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में जब नंबर लाते हो तो प्रश्न निकालते हो। मान लो 100 में आपने 60 नंबर लाया तो 100%, 100 से 60 को 100 से भाग दोगे, गुणे 100 करोगे, प्रतिशत आएगा। तो आपने एग्जाम में कितना नंबर लाया वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी क्षमता हो गई, वो आपकी प्रभाज हो गई। जैसे आपने क्या किया, 100 में 60 नंबर पाए। अगर आप 100 में 60 नंबर पाए तो क्या करते हो, 60/100 प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हो। अगर 100 का गुणा नहीं करोगे तो ये जो आएगा इसी को हम बोलेंगे प्रभाज। यही क्या हो जाएगा, अंश या प्रभाज। ठीक है, 100 का गुणा ना करो, 100 का गुणा कर दोगे प्रतिशत आ जाएगा, 100 का गुणा नहीं करोगे तो ये प्रभाज आएगा। वैसे ही किसी भी विलयन में जो विलेय होता है उसको कुल विलयन से भाग दे दोगे तो उस विलेय का प्रभाज आ जाएगा। जो विलायक होता है उस विलायक को कुल विलयन से भाग दे दोगे तो विलायक का प्रभाज आ जाएगा। कुल मिला के किसी भी विलयन में जितना विलेय और विलायक होता है उसी को ज्ञात करना मोल प्रभाज है। सिंपल सी कहानी क्या है कि वे किसी विलयन के एक भाग के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को, विलयन के कुल मोलों के अनुपात को, एक भाग के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को क्या बोलते बेटा, उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन के किसी भी एक भाग के मोल और कुल विलयन के मोलों के अनुपात को, विलयन के कुल मोलों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं बेटा, उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। और इसे जो है हम लोग इसे काई से दर्शाते हैं, CHI काई से दर्शाते हैं। और ये मात्रक विहीन राशि है। कैसे है बेटा, मात्रक विहीन, मतलब मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। माना जो विलयन है उस विलयन में विलेय के मोल मान लेते हैं बेटा, जो हमारा विलेय है उस विलेय के मोल Na मान लेते हैं, हमारा विलेय A था। और जो विलायक है उस विलायक के मोल क्या मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं विलायक के मोल। तो विलायक है वो B है तो उसके मोल हो गए NB। तो विलयन के कुल मोल क्या हो जाएंगे भाई, विलयन के कुल मोल क्या हो जाएंगे बेटा, विलयन के कुल मोल हो जाएंगे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। यही होगा क्या। अब मोल प्रभाज है क्या, क्या बताया कि किसी एक भाग का मोल और कुल मोलों का अनुपात। तो जैसे अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विलेय का मोल प्रभाज जो कि हो जाएगा काई A बराबर होगा विलेय के मोल बटे कुल विलयन के मोल। इसी तरह अगर हम विलायक की बात करें तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बेटा, तो विलायक का जो मोल प्रभाज होगा काई B, वो हो जाएगा विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। बात समझ में आई। तो विलेय का मोल बटे विलयन का कुल मोल ये हो गया, विलायक का मोल बटे विलयन का कुल मोल ऐसे हो गया। और विलयन के जितने भी भाग होते हैं उन सभी भागों का जो मोल प्रभाज है वो 1 के बराबर होता है। सभी भागों का जो मोल प्रभाज होता है वो 1 के बराबर होता है। मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होगा। करके देख लो, काई A की वैल्यू Na अपॉन
एन ए प्लस एन बी, काई बी की वैल्यू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों को जोड़ोगे तो बेस में आ गया एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी आ गया एन ए प्लस एन बी, कट गया, आ गया क्या 1 के बराबर। क्या आ गया बेटा 1 के बराबर। बात समझ में आई? तो ये हो गया 1 के बराबर, यही हो गया आपका काई ए प्लस काई बी का मान आ गया 1 के बराबर। तो ये हो गया मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या हो गया बेटा? मोल अंश या मोल प्रभाज हो गया। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिएगा, तो भैया किसी भी विलयन में जितने भी भाग होते हैं उनके मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है, और किसी भी भाग का जो मोल प्रभाज होता है वो हमेशा 1 से 0 के बीच होता है। मोल प्रभाज का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 हो सकता है, और ये हमेशा 0 से 1 के बीच ही रहता है। कितना रहता है बेटा? 0 से 1 के बीच रहता है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझ लो। मोल प्रभाज का क्वेश्चन जब भी आएगा सबसे पहले विलेय का मोल निकालना है, विलायक के मोल निकालना है, कुल मोल निकालना है। विलेय का बटे विलयन कर दोगे तो विलेय का मोल प्रभाज आ जाएगा, विलायक का बटे विलयन कर दोगे तो विलायक का मोल प्रभाज आ जाएगा। सिंपल सा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 108 ग्राम जल में मिलाने पर प्राप्त विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज बताइए। प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज। जब 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 108 ग्राम जल में घोल दिया जाता है तो जो भी विलयन प्राप्त होता है उस विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज बताना है। चलो तो दो पदार्थ हमारे पास है, मान लो ए हमने मान लिया एथिल अल्कोहल को, जिसका अणु सूत्र क्या होगा भैया? C2H5OH। और बी मान लो दूसरा पदार्थ जो हमारा जल है, जिसका अणु भार H2। ए का ग्राम भार दिया कितना? ए के हैं 92 ग्राम, और ए का अणु भार कितना होता है एथिल अल्कोहल? 12 दूनी 24, 24 5 29, 29 1 30, 30 16 46, 46 हो जाएगा। इसका ग्राम भार दिया 108 ग्राम, डब्ल्यू भी दिया कितना बेटा? डब्ल्यू भी दिया 108 ग्राम, और इसका अणु भार कितना होता है? 18 होता है। तो Na कितना हो जाएगा? Na हो जाएगा 92/46 2। Nb कितना हो जाएगा? Nb हो जाएगा 108/18, 18 चंगम 108। कुल मोल कितने हो गए बेटा? कुल मोल आ गए 2 + 6 = 8। ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? 2/8, 1/4। बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? बी के मोल बटे कुल मोल 3/8, 3/4। हो गया खत्म। यही आपका आंसर आ गया। तो विलेय का मोल प्रभाज 1/4, विलायक का मोल प्रभाज 3/4। इस तरह से ये कहानी आपकी क्लियर हो गई। नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से मोल प्रभाज के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है। चलिए तो कर लोगे भाई। मोल प्रभाज का क्वेश्चन कभी भी दे तो पहले विलेय के मोल फिर विलायक के मोल निकाल लो, कहानी समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे मोललता व मोल प्रभाज में संबंध। मोललता व मोल प्रभाज में संबंध। देखो भाई, विलेय का मोल प्रभाज होता है Na + Nb। विलायक का मोल प्रभाज होता है Nb/Na + Nb। अगर हम समीकरण 1 को भाग दे दें 2 से तो काई B बराबर Na + Na + Nb।
बटे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कैंसिल हो गया, एन ए अपॉन एन बी ए हो गया, काई ए अपॉन काई बी बराबर। अब आपको ये पता है कि भैया काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है, तो यहां से काई बी की जगह क्या हो सकता है, क्या 1 माइनस काई ए नहीं रख सकते हो, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो काई बी की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, काई बी की जगह रख सकते हैं 1 माइनस काई ए, एन ए हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऊपर चला जाएगा, काई ए अपॉन 1 माइनस काई ए बराबर, अगर हम यहाँ 1000 का गुणा कर दें अपने से, क्या कर दें बेटा, 1000 का गुणा कर दें और 1000 का भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 से 1000 कट जाएगा। देखो विलेय का ग्राम भार बटे विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार, यही तो है ना मोललता, तो इसकी हम मोललता रख सकते हो एम एल इंटू एम बी इंटू 1000 काई ए अपॉन 1 माइनस काई ए, मोललता बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू काई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस काई ए इंटू एम बी, इस तरीके से एम बी, ठीक है। ये आपकी कहानी हो गई, ये आपकी क्या हो गई बेटा, कहानी हो गई। ये हो गया मोललता और मोल प्रवाह में संबंध, क्या हो गया, मोललता और मोल प्रवाह में संबंध, ठीक है। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन किया जाए इसका, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि CCl4 का बेंजीन में, या CCl4 का बेंजीन के साथ बने विलयन में मोल प्रभाज 0.2 है, इस विलयन की मोललता बताइए, इस विलयन की मोललता बताइए। चलिए भाई सिंपल सी कहानी है, कह रहा हमारा CCl4 है, CCl4 का मोल प्रभाज दिया है 0.2, कह रहा जो विलायक है वो बेंजीन है, तो बेंजीन का अणुभार, भाई बेंजीन का सूत्र क्या है C6H6, 12 चंग 72 प्लस 6, ये हो गया 78, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई विलायक था बेंजीन और हमारा विलेय हो गया CCl4, तो मोललता और मोल प्रभाज में संबंध क्या है, 1000 गुणे काई ए बटे 1 माइनस काई ए इंटू एम बी, 1000 0.2 1 माइनस 0.2 और ये 78, 1000 बटे 0.8 गुणे 0.2 गुणे 78, तो 2 चौके 8, 250, 250 बटे 78, इसी को सॉल्व कर लो, एम एल इज इक्वल टू 125 बटे 29, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो, मान लो ये 40 के करीब, 4 के करीब मान लो, तो 4 3 12, ठीक है बेटा। अगर देखेंगे सारी चीजें सही हैं तो 2 चौके 8, 78, 4 से वो कटा, बिल्कुल सही है। तो अगर इसको काटोगे लगभग 40 मान लो, ये 40 के करीब है, तो 4 3 12, ठीक है। और फिर आपका हो गया 4 एकम 4, एक बचेगा 2 5, तो आएगा 3.125 मोलल, कितना आएगा 3.125 मोलल, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा एक पदार्थ का मोल प्रभाज दिया है, आपसे मोललता पूछा है, आपने निकाल लिया, बता दिया, कर लोगे, कर लोगे बेटा इसको। नोट करो भाई, चलिए तो ये मोल प्रभाज की कहानी हो गई यहां से समाप्त। अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है तनुता समीकरण। क्या है बेटा, तनुता समीकरण, डाइल्यूशन
इक्वेशन, तनुता समीकरण, डाइल्यूशन इक्वेशन, ये क्या होता है? तनुता समीकरण, डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब किसी भी विलयन में, ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारा एक विलयन है, इस विलयन की मोलरता m1 है और इसका आयतन v1 है। अगर इस विलयन में और इसमें विलेय के मोलों की संख्या n है, हमने इस विलयन में जल मिला दिया, विलायक मिला दिया, तो जल मिलाते ही इसका आयतन v2 हो गया, तो मोलरता भी बदल के m2 हो जाएगी। लेकिन क्या विलेय के अणुओं की संख्या बदलेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों भैया? आपने इसमें विलायक मिलाया ना, विलेय तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है। अब आप देखिए मोलरता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बटे आयतन। तब मोलों की संख्या n बराबर क्या हो सकता है? मोलरता गुणे आयतन। n बराबर क्या होता है? मोलरता गुणे आयतन। मतलब इसकी मोलरता और आयतन का गुणनफल किसके बराबर होगा? मोलों की संख्या के। इसकी भी मोलरता और आयतन का गुणनफल किसके बराबर होगा? मोलों की संख्या के। दोनों विलयनों में देखो n तो समान है ना भाई, जल मिलाने के बाद भी n में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो n दोनों समान है, तो m1 v1 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके? m2 v2 के। ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो जब भी किसी विलयन में जल मिलाकर उसकी आयतन को v2 कर दिया जाता है, तो उसकी मोलरता भी बदल के m2 हो जाती है। और मोलरता और आयतन का गुणनफल जो है हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब m1 v1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? m2 v2 होता है। m1 v1 इसके किसके बराबर होता है बेटा? m2 v2 के होता है। क्लियर है कहानी? नोट कर लीजिए इसको। ये आपका हो गया तनुता समीकरण। क्या हो गया बेटा? तनुता समीकरण। ठीक है, चलिए। तो तनुता समीकरण में ये जो है, इसको हम बोलते हैं मोलरता समीकरण। ये क्या है? हमारी है मोलरता समीकरण। और इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं नॉर्मलता समीकरण के बारे में भी। क्या ज्ञात करते हैं बेटा? इसी तरीके से नॉर्मलता समीकरण भी ज्ञात की जाती है, जो होती है n1 v1 प्लस n1 v1 बराबर n2 v2। ठीक है, तो ये दोनों ही तनुता समीकरण कहलाते हैं। मोलरता समीकरण भी और नॉर्मलता समीकरण भी, दोनों ही क्या है बेटा? तनुता समीकरण है। चलिए इनके क्वेश्चंस को करते हैं, बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मोलर 5 लीटर H2SO4 विलयन में 3 लीटर जल मिलाने पर इसकी मोलरता क्या होगी? इसकी मोलरता क्या होगी? कह रहा है 2 मोलर 5 लीटर H2SO4 विलयन है, और अगर हम उसमें 3 लीटर जल और मिला दे रहे हैं तो उसकी मोलरता क्या होगी? देखो मोलरता पहले दिया है m1 2 मोलर, v1 दिया है 5 लीटर, फिर कह रहा है m2 बताइए कब? जब आप आयतन, भैया 5 पहले से था, 3 लीटर और मिला दे रहे हो, अब आयतन कितना हो जाएगा? 8 लीटर। 5 पहले से था, 3 और मिला दिए, तो अब टोटल आयतन कितना हो गया? 8 लीटर। तो जब आप 3 लीटर जल मिला के आयतन v2 कर देते हो तो मोलरता क्या हो जाएगी? सिंपल सा है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कितना? 2, v1 कितना? 5, m2 निकालना है, v2 कितना? 8। m2 बराबर 2 गुणे 5 बटे 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2 दशमलव लगाओगे, 4 4 एकम 4 दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आ जाएगा 1.25 मोलर। कितना आ जाएगा बेटा? 1.25 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। 1.25 मोलर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 3 नॉर्मल 6 लीटर HNO3 विलयन में जल मिलाकर इसका आयतन 8 लीटर कर दिया जाता है, 8 लीटर कर दिया जाए तो इसकी मोलरता क्या होगी? सॉरी, इसकी नॉर्मलता क्या होगी? तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी?
ये आपको बताना है कि इसकी नॉर्मलता क्या होगी बेटा, ये आपको बताना है। चलिए नोट करिए इसको और बताइए जल्दी से। चलिए तो सिंपल सा क्या है सॉल्यूशन देखिएगा भैया। N1 दिया आप, कह रहा है 3 नॉर्मल विलियन है जिसका आयतन कितना है V1 6 लीटर है। कह रहा अगर इस विलियन में जल मिलाकर इसका आयतन 8 लीटर कर दिया जाए। पहले वाले में क्या कह रहा था, पहले वाले में बता रहा था कि इतना जल मिलाया जाए, तो उतना जल मिलाने का मतलब है पहले वाले आयतन में उतना जोड़ देना था। इस बार कह रहा है जल मिलाकर आयतन 8 लीटर कर दिया, मतलब जो V2 हो गया वो 8 लीटर ही हो गया। N2 क्या होगी ये ध्यान दीजिए, फार्मूला लगाइए N1V1 इक्वल टू N2V2। ये है 3, ये है 6, N2 क्या निकालना है, V2 कितना 8, यही हो जाएगा। N2 बराबर 3 गुणे 6 बटे 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 9 बटे 4, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, दशमलव लगेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 10, 2.25 कितना आ जाएगा बेटा 2.25 नॉर्मल आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2.25 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तनुता समीकरण से संबंधित क्या हो गए बेटा, क्वेश्चन हो गए। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमें ये जानना है बेटा मिश्रण की मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो किसी भी मिश्रण की मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है, मिश्रण की मोलरता। तो इसके लिए सिंपल सी कहानी है, मिश्रण की मोलरता ज्ञात करने के लिए भाई जितने भी मिश्रण में विलयन है उन सभी विलयनों की मोलरता और आयतन का गुणनफल का योग, मोलरता आयतन के गुणनफल का योग बटे कुल आयतन, मोलरता आयतन के गुणनफल का योग बटे कुल आयतन, ये क्या होती है हमारी मिश्रण की मोलरता। इसी तरह अगर बात की जाए मिश्रण की नॉर्मलता, क्या बेटा मिश्रण की नॉर्मलता, तो मिश्रण की नॉर्मलता क्या होती है बेटा N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मिश्रण की मोलरता और मिश्रण की नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है। यदि मिश्रण में अलग अलग प्रकृति के पदार्थ घुले हों, अगर मिश्रण में अलग अलग मतलब अम्ल और क्षार का मिश्रण हो, देखो ये क्या है जब केवल अम्लों को मिलाया जाए या जब केवल क्षारों को मिलाया जाए, ये भी जब केवल अम्लों को मिलाया जाए या केवल क्षारों को मिलाया जाए। अगर अम्ल और क्षार दोनों को एक साथ किसी विलयन में मिला दिया जाए तब उसका नॉर्मलता कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले काम करेंगे अम्ल का ग्राम तुल्यांक निकालने का। अम्ल का ग्राम तुल्यांक होता है नॉर्मलता गुणे आयतन NaVA। तो कैसे निकालेंगे, जितने भी अम्ल हैं सभी अम्लों की नॉर्मलता आयतन का गुणनफल का योग। फिर इसी तरह से दूसरा क्या निकालेंगे, क्षार का ग्राम तुल्यांक, क्या निकालेंगे बेटा क्षार का ग्राम तुल्यांक जो कि होगा NbVb, मतलब जितने भी क्षार हैं सभी की नॉर्मलता और आयतन के गुणनफल का योग, जितने भी क्षार हैं सभी की नॉर्मलता और आयतन के गुणनफल का योग। अब देखो अम्ल और क्षार की जितनी मात्रा समान होगी वो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगी वही परिणामी होगा। तो इसका मतलब है कि भैया हमें निकालना है परिणामी तुल्यांक, क्योंकि जितनी समान मात्रा होगी वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देगी। तो मॉड ऑफ NaVA माइनस NbVb, मॉड लगे होने का मतलब है चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। अब मिश्रण की नॉर्मलता क्या हो जाएगी, अब जो मिश्रण की नॉर्मलता होगी या विलयन की नॉर्मलता होगी वो हो जाएगी परिणामी तुल्यांक बटे कुल आयतन, क्या हो जाएगा बेटा परिणामी तुल्यांक बटे कुल आयतन, ये आपकी मिश्रण की नॉर्मलता हो जाएगी। क्या हो जाएगी मिश्रण की नॉर्मलता, परिणामी तुल्यांक बटे कुल आयतन, यही मिश्रण की नॉर्मलता हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई। तो जब समान प्रकृति के मिलाए जाए तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये चलो क्वेश्चन करते हैं, एक नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 मोलर 350 मिलीलीटर HCl विलयन को 1.5 मोलर 650 मिलीलीटर HNO3 विलयन में
मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। चलिए भाई देखते हैं। M1 क्या दिया है 2, V1 क्या दिया है 350, M2 क्या दिया है 1.5, V2 क्या दिया है 650। तो कहानी सिंपल सी है, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। M1 कितना है 2, ये कितना है 350, M2 कितना है 1.5, ये कितना है 650 बटे बेटा V1 है 350 और ये है 650। ये हो जाएगा 700, ये आपका हो जाएगा बेटा डेढ़ का मतलब 3/2 है, तो कितना हो जाएगा? अगर 3/2 करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 650 गुणे 3/2 कर दो, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, 975 आएगा। ये कितना आ जाएगा 975, ये बटे 1000, तो ये हो जाएगा 1675 बटे 1000, आ जाएगा 1.675 मोलर आंसर। यही आंसर हो गया। बात समझ में आई कैसे करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो जितने भी विलयन मिलाए जाए उनकी मोलरता आयतन का गुणनफल का योग बटे कुल आयतन, यही हो जाएगी मिश्रण की मोलरता। क्या हो जाएगी? मिश्रण की मोलरता। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है कहता है, अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है एक विलयन की 0.5 मोलर नॉर्मलता का कर लेते हैं क्वेश्चन। 0.5 नॉर्मल 400 मिलीलीटर NaOH विलयन को 3 मोलर 600 मिलीलीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन नॉर्मल विलयन में मिलाकर तैयार किए गए विलयन की नॉर्मलता, तैयार किए गए विलयन की नॉर्मलता बताइए। ठीक है, तैयार किए गए विलयन की नॉर्मलता बताइए। चलिए भाई सिंपल सा है, नॉर्मलता N1 दिया है 0.5, V1 दिया है 400 मिलीलीटर, N2 दिया है 3 नॉर्मल, V2 दिया है 600 मिलीलीटर, यही होगा। फिर आपका जो है नॉर्मलता N1 V1 बराबर क्या हो जाएगा N2 V2, सॉरी ये क्या लगा रहे हैं, मिश्रण की नॉर्मलता निकालनी ना, तो N बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 बटे V1 प्लस V2, यही करना है। 0.5 गुणे 400, 3 गुणे 600, 400 प्लस 600, ये 200 हो गया, 6 3 1800 हो गया बटे 1000 हो गया, 2000 बटे 1000 हो गया, 2 नॉर्मल आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा? 2 नॉर्मल आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करोगे या विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करोगे। 2 या 2 से अधिक विलयनों के मिश्रण से तैयार हुए विलयन की नॉर्मलता ऐसे आएगी। क्लियर है कहानी? चलो, तो एक क्वेश्चन जो है वो अम्ल और क्षार दोनों को मिलाकर देख लेते हैं। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मोलर 300 मिलीलीटर HCl विलयन, फिर 0.5 मोलर 400 मिलीलीटर HNO3 विलयन, कॉमा
1.5 मोलर नॉर्मल लेते हैं, मोलर का नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल 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 500 मिलीलीटर NaOH विलियन, ठीक है, तथा 0.2 नॉर्मल 800 मिलीलीटर KOH विलियन को मिलाकर तैयार किए गए विलयन की क्या बताइए, नॉर्मलता बताइए, नॉर्मलता बताइए। चलिए भाई सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। 2 अम्ल दिए हैं HCl और HNO3, 2 क्षार दिए हैं NaOH और KOH। तो पहले अम्ल का ग्राम तुल्यांक निकाल लें। NaVa क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2। पहला अम्ल जो है उसकी नॉर्मलता 2 और आयतन 300, दूसरा अम्ल जो है उसकी N1 नॉर्मलता 5 और ये 400, 3 दूनी 6 और ये 200, ये कितना आ गया भाई, 800 आ गया। ये कितना आ गया, 800 आ गया। चलिए N2V2 सॉरी NBVP निकालिए। क्षार का ग्राम तुल्यांक, नॉर्मलता पहले की नॉर्मलता है 1.5 और आयतन है 500, दूसरे की नॉर्मलता है 0.2 और आयतन है 800। देखते हैं कितना हो जाएगा, 5 या 15, ये 750 प्लस 8 दूनी 16, 160, कितना आ जाएगा बेटा, 160, ठीक है। तो ये 850 910, ये कितना आ गया, 910 आ गया। तो अम्ल का ग्राम तुल्यांक आ गया, क्षार का ग्राम तुल्यांक आ गया, फिर क्या निकालोगे, परिणामी तुल्यांक। तो बेटा परिणामी तुल्यांक क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 800 माइनस 910, ये आ जाएगा 110, मॉड लगा इसलिए पॉजिटिव में आएगा। तो विलयन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी बेटा, मिश्रण की नॉर्मलता क्या हो जाएगी, परिणामी तुल्यांक हो गया 110 और कुल आयतन 300 प्लस 500 400 प्लस 800, 110 बटे 5 3 8 8 16 4 20, 2000। तो कितना आ जाएगा, 0.110 बटे 2, 5 5, कितना आ जाएगा, 0.055 नॉर्मल। यही आपका मिश्रण की नॉर्मलता हो गई, 0.00055 नॉर्मल, यही मिश्रण की क्या हो गई बेटा, नॉर्मलता हो गई। और फिर यहां से ये जो चैप्टर हमारा हो जाता है, पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, ये भी हो जाता है बेटा समाप्त। यहां से ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, हो जाता है समाप्त। अब हम लोग जब भी नए लेक्चर में मिलेंगे तो फिर मिलेंगे अपने दूसरे चैप्टर परमाणु संरचना के साथ, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास बस यहीं तक के लिए रहेगी, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं।